हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके कंपोनेंट्स और साथ में एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। पहला टॉपिक है इस वीडियो का एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इकॉनमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है उसकी मनी वैल्यू क्या है, या ऐसे ये भी कह सकते हैं कि जो इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं यानी हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? कम्युनिटी का टोटल एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। और अगर इकॉनमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब हुआ कि एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इसका मतलब हुआ एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है। इन शॉर्ट, एग्रीगेट डिमांड को हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है एग्रीगेट डिमांड। दूसरा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर के परचेज के लिए अवेलेबल हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू, यानी जो स्टॉक ऑफ गुड या सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्हें कंज्यूमर खरीद सकता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। साथ में इकॉनमी में जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उस टोटल आउटपुट की एग्रीगेट कॉस्ट को भी हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और जब हम लोग ने नेशनल इनकम का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एग्रीगेट कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वही नेशनल इनकम है या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जिसे शॉर्ट में NNP-FC भी कहा जाता है। देन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड के मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल I से। थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और फोर्थ कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का नेट एक्सपोर्ट डिमांड, जो कि होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कैपिटल X माइनस कैपिटल M, जहाँ पे कैपिटल X का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स और कैपिटल M का मतलब होता है इम्पोर्ट्स। पहले बात करते हैं हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड की। हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड का मतलब होता है जो हमारी इकॉनमी का हाउस होल्ड सेक्टर है वो किसी गुड एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है या कितना खर्च करने को तैयार है। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर की एक फिक्स्ड इनकम होती है और वो अपने एक्सपेंडिचर उस फिक्स्ड इनकम में से डिसाइड करते हैं उन्हें किस गुड एंड सर्विसेज पे वो कितना खर्च कर सकते हैं। तो जो अमाउंट हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे खर्च कर सकता है या खर्च करना चाहता है उसे बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, और ये हो गई हाउस होल्ड सेक्टर की टोटल एक्सपेंडिचर। अब रही बात हाउस होल्ड सेक्टर किन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना चाहता है, तो वो क्या है? फूड्स, क्लोथ्स, हाउसिंग, मेडिकल सर्विसेज या बुक्स, स्टेशनरीज, ऐसी चीज़ें जो हाउस होल्ड सेक्टर की डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड कंपोनेंट आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब है कि हमारी इकॉनमी में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो न्यू कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए, यानी अपनी फैक्ट्री में, अपनी फर्म में न्यू कैपिटल एसेट को लाने के लिए जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जो उन्होंने प्री प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर को एक्स एंटी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एक्स एंटी का मतलब होता है बिफोर द इवेंट, यानी कोई इवेंट होने से पहले ही जब हम उसके बारे में कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं उसे बोलते हैं एक्स एंटी। तो यहाँ पे फर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही जब एंटरप्रेन्योर ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें फिक्स्ड कैपिटल एसेट पे कितना खर्च करना है, तो वो हो गया उनका एक्स एंटी एक्सपेंडिचर। अब वो जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट है वो क्या क्या हुई, जैसे
मशीन्स, बिल्डिंग्स या जो गुड एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स। सो ये सारे आ गए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड की कैटेगरी में। जो भी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी जो प्रोडक्शन लेवल है इकॉनमी में उसको मेंटेन करने के लिए नहीं होती है, बल्कि इन्वेस्टमेंट हमेशा इसलिए की जाती है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकॉनमी की वो इंक्रीज हो। इसीलिए कहा जाता है कि इकॉनमी की ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट से होती है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उतनी ज़्यादा इकॉनमी ग्रो करती है। अगर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ तो इकॉनमी की ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। देन थर्ड कंपोनेंट आता है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट की जो भी डिमांड होती है वो हमेशा ऐसे कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स के लिए होती है जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं। सोसाइटी को जो कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है वो कौन कौन से हो गए, जैसे स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशंस, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम आती है। तो गवर्नमेंट की डिमांड हमेशा ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होती है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हो या फिर डिफेंस की नीड को फुलफिल करने के लिए हो। गवर्नमेंट की डिमांड कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती है। कभी भी गवर्नमेंट किसी गुड एंड सर्विसेज की डिमांड अपने प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं करती है। देन फोर्थ कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। नेट एक्सपोर्ट डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या हो गया, जो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड बाहर की कंट्री में है। मतलब फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की को जो खरीद रही हैं वो हो गए एक्सपोर्ट्स। और इम्पोर्ट हुए जो गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन की कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी डिमांड हमारी कंट्री में है। तो जब जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गुड एंड सर्विसेज को बाहर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें से माइनस करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं, तो हमें मिल जाता है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के जो 4 कंपोनेंट हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या नेट एक्सपोर्ट डिमांड, शॉर्ट में क्या हो गया CIG और X-M। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है एग्रीगेट डिमांड। लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है, यानी C+I। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व दिया हुआ है जिसमें एक लाइन I शो कर रही है कि वो X एक्सिस के पैरेलल है। ये X एक्सिस के पैरेलल इसलिए क्योंकि कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी भी हो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। अगर इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है शॉर्ट पीरियड में। तो यहाँ पे I यानी इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो X एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद कंजम्पशन कर्व आता है जो कि C से डिनोट हो रहा है और उसके पैरेलल है एग्रीगेट डिमांड कर्व जहाँ पे AD = C+I। एग्रीगेट डिमांड कर्व और C के बीच का जो गैप है हर लेवल पे ये इक्वल है और ये इक्वल गैप शो कर रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ये शो करता है कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है। एग्रीगेट डिमांड कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ये हमेशा Y एक्सिस से स्टार्ट होता है क्योंकि जब इनकम हमारी ज़ीरो होती है तब भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे होते हैं और जो यहाँ पे इनकम के ज़ीरो होने पे भी जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो होती है हमारी पास्ट सेविंग में से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के 2 मेन कंपोनेंट हैं, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है सेविंग। कंज्यूमर की जो टोटल इनकम होती है उस टोटल इनकम का एक मेजर पोर्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जाता है और जो बची हुई इनकम होती है वो हो जाती है उनकी सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम क्या हुई, कंजम्पशन प्लस सेविंग। नाउ लेट्स सी द एग्रीगेट
सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि ये शो करता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व के हर पॉइंट पे टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, और अगर पूरी नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगी तो जो हमारी सेविंग्स हैं वो ज़ीरो होगी। और ऐसी कंडीशन में जब सेविंग ज़ीरो हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के बराबर हो, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस वीडियो में जो भी हम लोग ने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं, वो हैं जैसे डेफिनीशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, definition of aggregate demand, what are the components of aggregate supply, what are the components of aggregate demand, या एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री के एंगल पे क्यों होता है, किस कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।